बुलाकर इस बात का ध्यान रखना है नदी तंत्र पढ़ते हुए, दो और तीन, बल्कि तीन जो है महत्वपूर्ण कारक और पक्ष ध्यान में रखने हैं हम सभी लोगों को। पहला ये है कि एक तो टिपिकल जो जीके टाइप का क्वेश्चन आंसर होता है, जीके टाइप का, जनरल नॉलेज टाइप का होता है, थोड़ा सा उसका ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम मैप वर्क से भी करेंगे, तो एक जो मैप वर्क वाला एस्पेक्ट है वो ध्यान रखना है, नंबर एक। नंबर दो, ये ध्यान रखना है कि कोई किसी पर्टिकुलर रिवर सिस्टम में, जो नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, या जो उसकी नदी नदी घाटी है, नदी बेसिन है, जो उसकी रिवर बेसिन है, उसमें उस नदी के कारण मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, जनसंख्या का वितरण कैसे है उस नदी घाटी में, उस नदी घाटी में मुख्य प्रकार के जंगल कौन से पाए जाते हैं, नदी के तंत्र पर जो है कौन कौन से डैम अगर बने हैं तो वो किस प्रकार के डैम हैं, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, या फिर जो है वो से कहते हैं जल विद्युत वाली परियोजनाएं हैं। इस दृष्टिकोण से भी देखते रहना है एक तो। और एक महत्वपूर्ण चीज ये जरूर आपको ध्यान रखनी है, जो कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से है, ह्यूमन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य से है, कि नदियों का जिस प्रकार से विकास हुआ है, जिस प्रकार से नदी तंत्र का विकास हुआ है, चाहे वो हिमालयन नदी तंत्र हो, हिमालय वाला हो, चाहे हमारे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो, उसमें सबसे बड़ा ध्यान यह रखना है आपको कि किस नदी का, नदी तंत्र का अपने आप में क्या सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक लक्षण है, और उसके कारण भौगोलिक पक्ष का जो बात करते हैं, भौगोलिक पक्ष उसका जो है कैसे जो है वो मानव के लिए जो है आर्थिक रूप से और जो है सामाजिक रूप से कैसे वो जो है प्रभाव डालता है, ये चीज हमको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, दिस इज अदर देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और वो सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और भी जो है जैसे नदियों के किनारे, नदियों के आसपास, नदी टापू पर, डेल्टा के आसपास किस प्रकार के का ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में नदी का क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो ये उस स्तर पर जिसे कहते हैं लोकल लेवल पे जो है वो भी हम अगर ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। मैंने देखा है कि प्रीलिम्स में जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, विशेष रूप से अब हम प्रीलिम्स के लिए सारा चीज देख रहे हैं, तो उसमें जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसको देखा जाए तो ज्यादातर मैथ से सिस्टम आ रहे हैं, और मेंस में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये प्रायोगिक पक्ष आता है। तो प्रीलिम्स के लिए भी फिलहाल हम ज्यादा बल देंगे, और जो उसका प्रायोगिक पक्ष है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन जो है उसका वेटेज जो है वो हम थोड़ा कम रखेंगे। इस प्रकार से हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं, एक मिनट मुझे बस दीजिए। सबसे पहले प्रारंभ हम इसी से करते हैं। नदी तंत्र के जो है एक बात और हमको ध्यान रखनी है, नदी जब अपने क्षेत्र में चलती है, परिक्षेत्र में चलती है, नदी का जो प्रवाह होता है तो किस प्रकार के की संरचनाओं का वो निर्माण करते हुए चलती है। जब पहाड़ी क्षेत्र में चलती है तब किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है, जब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है तब किस प्रकार के नदी तंत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम चलेंगे तो हम न केवल नदी के द्वारा बनाई गई संरचनाएं, बल्कि कैसे मानव जीवन ने उसका दोहन किया है ये जो है वो भी देख लेंगे। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको बताता हूँ, और आप खुद ही उसका उत्तर दे देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कोसी नदी जो है, कोसी नदी आपने सुना, नाम तो सुना ही होगा। तो कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है उसे, है नहीं। इसी प्रकार दामोदर नदी को जो है वो कहाँ का शोक कहा जाता था, बंगाल का, बंगाल का बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये था बहुत महत्वपूर्ण था है, ठीक है। कैसे दामोदर घाटी परियोजना जब उस पर आई तो कैसे कैसे धीरे धीरे जो है उसको उसको जो है वो सकारात्मक दृष्टि कोण में ले गया गया, और कैसे जो है आज की तारीख में दामोदर नदी जो है वो उतना विकराल रूप उसका नहीं रह गया, और कैसे उसको एक संसाधन के रूप में जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से भी हम देखेंगे कोसी को क्यों कहा जाता है। आखिर कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो अपना कोर्स शिफ्टिंग के लिए जो है अपना रास्ता जो है कोस कोस भर, इस साल इधर तो उस साल उधर, अगले अगली बरसात में कहीं और, इस प्रकार के तांडव के कारण उसे कहा जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ये भी बताइएगा हमको, ये इस यहाँ तक रुकना नहीं है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं इस परिणाम के कारण, तो परिणाम तो ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या है, कोसी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम इस मैं पहले थोड़ा बता रहा हूँ ताकि
आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव रहे हमेशा कि किस प्रकार से हमको देखना है आगे, हमेशा उस चीज का दिमाग में बत्ती जलते रहना चाहिए। ये देखिए उदाहरण के तौर पर आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, मैं ऐसे आशा करता हूँ स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यस सर। हाँ, मैं छोटा सा होमवर्क यस आपको सर। दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये किसी न किसी बेसिक, किसी बहुत ही बेसिक लेवल की किताब में जो है वो आपको दिख जाएगा। और वो ये है कि नदी तंत्र जो है, नदी तंत्र में जो है वो किस प्रकार से जब नदी बढ़ती है, अपने कोर्स में आगे बढ़ती है, तो किस प्रकार से वो कौन कौन सी संरचनाएं बनाते हुए चलती है। जैसे ग्लेशियर्स वगैरह से मान लीजिए पहाड़ के साइड से शुरुआत हुआ, तो सबसे पहले तो यही थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। ये मैं चाहता हूं कि आपको जरूर मालूम रहे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रटना है, लेकिन मुख्य मुख्य जो नदियां हैं भारत की, स्पेशली वो जो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं समाचार का विषय वस्तु रही हैं, उनका कम से कम आपको उद्गम, जो उद्गम स्थल है वो पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर वो किसी विशेष ऐसे क्षेत्र में से बहता है जिसका सामरिक महत्व है भारत के लिए, या अगर वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर जो है स्थित है उससे बहती है, तब उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, वो बहुत आवश्यक है, तो वो एक बार देख लेंगे। फिर जो है एक चीज और जान लेनी चाहिए कि नदी जब भारत में, कोई नदी भारत में यदि विदेश से आ रही है, किसी दूसरे देश क्षेत्र से आ रही है, तो भारत में किस स्थान पर, कौन सा वो महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें वो भारत में एंटर करती है, एक ये थोड़ा जान लेना चाहिए। उसके बाद फिर नदी जो है वो कौन कौन से स्वरूप बनाती है। ठीक है, जब ढलान ढलान के हिसाब से जलप्रपात क्या होता है, वाटरफॉल कब बन जाता है, और कब तक वो रैपिड रहता है, कब उसे रैपिड कहते हैं, और उसकी वजह से जो है, एक मिनट रुकेगा, हाँ रैपिड किसे कहते हैं, और उसकी वजह से वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो पाती हैं। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है रिवर राफ्टिंग वगैरह जैसी चीजें होती है ना, रिवर राफ्टिंग जैसी जो है मनोरंजन और खेल के जो है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, तो वो कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे जो है किस किस विस्तार में संभव है, कौन सी नदियां उसके लिए उपयुक्त हैं, यह थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए वो तो जैसे ऋषिकेश में बहुत सारा इस तरह का खेल जो है वाटर स्पोर्ट्स है, तो ये थोड़ा इस दृष्टिकोण से भी देख लीजिएगा। फिर ठीक है, रैपिड्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, ये बहुत पूछा जाता है, ये जान लीजिए एक बार। ऑक्सबो लेक जिसे कहते हैं, ठीक है, ऑक्सबो लेक जो है वो ऐसा बनता है, नदी पहले जो है वो कहाँ, जिस रास्ते से जा रही थी, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट, तकनीकी दिक्कत है, मैं एक ही जो मैं इसके लिए जो पेन, टच स्क्रीन के लिए जो पेन यूज कर रहा था वो खराब हो गया है। मैं हाथ से ही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे नदी है, नदी जब अपना मार्ग जो है छोड़ती है, मार्ग से अपने विचलित होती है, तो ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलती है। फिर मार्ग में इसका विस्तार जो है वो प्रक्षेपण होता है, मार्ग जो है इसका जो है दूसरी तरफ जो है मुड़ जाता है। ठीक है, जब मार्ग से फिर से विचलित होती है, तो करते 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 ये दोनों ऐसे, फिर अगले साल ऐसे, फिर अगले साल और ऐसे, एक समझ ये आता है कि नदी फिर से यहाँ यहाँ से ही ऐसे मुड़ जाती है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि जो है, यस सर। हाँ, अपने अपने रास्ते में ही विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाती है। तो मुड़ते 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 फिर एक समय ऐसा आ गया, यहाँ ये बीच में से ऐसे कट गया, तो ये जो छूटा रह गया ये ऑक्सबो लेक हो गया, एक इस प्रकार की जो है झील बन गई। तो थोड़ा सा गूगल में डाल के आप देख लिया कि भारत में जो है ऑक्सबो लेक के मुख्य मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है, इस प्रकार से थोड़ा देख लिया। ठीक है, फिर जो है देखिए कि डेल्टा क्षेत्र जो है, डेल्टा क्षेत्र जो है वो किसका किस प्रकार का है, किस स्वरूप का है, ये भी जान लेना चाहिए। अलग अलग नदियों के अलग अलग प्रकार के डेल्टा हैं, उनके जिस प्रकार की आकृति बनाते हैं, चिड़िया के पंजे जैसा, तो बर्ड फूट डेल्टा उसको बोलते हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। और यही नहीं,
भारत की कुछ नदियों के डेल्टा ऐसे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की नदियों के डेल्टा से बहुत मेल खाते हैं, और इसीलिए उनका नाम ही रख दिया गया है। मिसिसिपी, मिसूरी जो नदियां हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनके डेल्टा जिस प्रकार के बनते हैं, उस डेल्टा के शेप को उनका नाम ही दिया गया है। तो आपको देख लेना है कि भारत में उस प्रकार का डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है। गोदावरी बनाती है, कृष्णा, कावेरी में से कौन बनाता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न एक जरूर आएगा, मैं अभी से ही अभी उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि जो वेस्ट कोस्ट, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा क्यों बनाती है, उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। फिर जो है ये देख लीजिए, ये दरअसल बात की जा रही है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये बात की जा रही है नदी के उद्गम स्थल की, कंफ्यूज मत होइएगा, नदी के उद्गम स्थल की बात हो रही है ये, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उद्गम स्थल है नदी का, वहां वहां से जब नदी चलती है तो कैसे कैसे जैसे जैसे उससे उसकी जो ट्राइब्यूटरीज जो है वो मिलती जाती हैं, तो उससे किस प्रकार का शेप बनता है, इसके आधार पर भी उनका विभाजन किया गया है, किस प्रकार का वो शेप बनाती है। जैसे देखिए, डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक का क्या अर्थ हुआ कि जो है ऐसे लगे जैसे पेड़ है कोई, ऐसे पेड़ पौधे जैसा। तो इस तरह से मतलब ये ट्राइब्यूटरी आती गई आती गई आती गई और एक मुख्य नदी बन गई, ठीक है। कहीं कहीं फिर जहां पर जमीन में पड़ी हुए दरारें, दरारों का शेप ही ऐसा होता है, ऐसे इस प्रकार से जमीन में पड़ी हुई दरार जो है, जिसे कहते हैं फ्रैक्चर्स, तो उस फ्रैक्चर्स में ही पता चला नदी बह रही। तो जिस शेप का फ्रैक्चर होगा उसी शेप में नदी, उसी शेप में बहेगी, सारी आके मिलेंगी। तो वो रेक्टेंगुलर जो हो गया, आयताकार जैसा हो गया, ठीक है। फिर रेडियल हो गया, मान लीजिए किसी ऊंची जगह से बहती है नदी, तो इधर से भी, 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 चारों तरफ से ऐसे जाएगा। तो आप ऊपर से जब देखेंगे, ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बीच में कोई एक केंद्र है और उससे बाहर निकल रही है नदियां, ऐसा लगेगा जब पहाड़ के ऊपर से देखेंगे। तो समझ रहे हैं, तो रेडियल, रेडियल का मतलब क्या हुआ कि जैसे त्रिज्या, एक वृत्त है जिसके त्रिज्या के समान जो है वो सारी नदियां बह रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे ट्रेलिस हो गया कि ऐसे चलती जा रही नदियां जो है राइट एंगल पे आके मिलती जा रही हैं। इस प्रकार से भी नदी का जो है शेप बनता है जहां से वो बह रही होती है, और अब आगे जाकर अपने विस्तृत स्वरूप में आती है। यहाँ ये वाली बात समझ गए होंगे आप। तो हल्का सा आप ये देख सकते हैं कि कौन सा नदी तंत्र जो है वो किस प्रकार के शेप के लिए ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको अगर समझाना चाहूं अपने तरीके से, तो मैं, जानते हैं मैं क्या उसका स्वरूप लूंगा, मैं ये लूंगा स्वरूप, उसको समझाने के लिए मैं सबसे सही तरीके से समझने का प्रयास ऐसे करूंगा दोस्तों, कि एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए जिस पर हम बार बार बात कर चुके हैं, और वो बात यह है कि अगर हम ढलान समझ जाएं, टोपोग्राफी समझ जाएं, सतह जो है वो समझ जाएं, अच्छे से सतही स्वरूप समझ जाएं भारत के पूरे जो भूखंड का, तो फिर बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे। आप इस चीज को समझ लें अभी से, और हमेशा के लिए इसको दिमाग में बैठा लें। मैं व्हाइट कलर इसके लिए यूज कर लेता हूं, देखिए, आप ध्यान से सुने। अगर आपको मेमोराइज करने की ट्रिक याद करनी है कि कैसे याद रहे चीजें, कि कौन सी नदी किस तरफ बहती है, कहाँ जाएगी, तो सब ये समझ लीजिए आप कि यहां से एक आप रेखा खींच लीजिए ऐसे। मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। और हाँ, तो एक रेखा ऐसे खींच लीजिए, यहां से एक, ये हमारी ढाल, आप ठीक है, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, यहां तक, इस प्रकार से, और फिर नीचे। बस इतना आप मेरे लिए याद रखिए, बस इतना, इसको नीचे ऐसे खींच दीजिए। अब आप यहां से मेरी बात सुने ध्यान से, ठीक है। जब ये डिवीजन आपने कर लिया, तो अब आप सिंपल सा समझ लीजिए कि इधर की जितनी नदियां हैं वो इस तरफ बहेंगी, इधर की जितनी नदियां हैं वो इस तरफ बहेंगी, इस पूरे खड्ड में आने वाली नदी इस तरफ बहेगी, ये वेस्टर्न घाट में बहने वाली सारी नदी इस तरफ बहेगी, जो पहाड़ के उस साइड में है, ठीक है, पश्चिमी साइड में है। बाकी जितना भी बचा, ये वाली भी नदी इस साइड में बहेगी, सारी की सारी इधर बहेंगी। बाकी जितना भी क्षेत्र बचा दोस्तों, वो सब इस तरफ आएंगे, सारे के सारे इस तरफ आएंगे सब, ठीक है। ये भी यहाँ आके गिरेंगे, ये भी बहती इसी तरफ है, यहाँ के फोल्ड के कारण आके यहाँ पर गिरती है। तो कुल मिलाकर ये एक डिवीजन आप दिमाग में रखें
कि कौन सी नदी जो है वो कहाँ किस तरफ बहेगी, कौन से मुख्य नदी तंत्र है। अब इसी में मैं अगर कोशिश करूं कि आपको मुख्य नदी तंत्र यही बता डालूं तो बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुने। जो पहला मुख्य नदी तंत्र है वो यहां से शुरू होता है, समझिए, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। सिंधु इंडस रिवर का जो है वो ये सिस्टम हो गया। दूसरा जो मुख्य है, यहां से ये है वाटरशेड है, ये वाटर डिवाइड हो गया। दूसरा तंत्र जो है वो इसके ठीक नीचे है, देखते जाते हैं, उसके ठीक नीचे ये तंत्र है जो गंगा का तंत्र हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा जो महत्वपूर्ण तंत्र है वो ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण वो है नर्मदा बेसिन, इस तरफ वाला जो इधर जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो मुख्य रूप से आप गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को एक साथ ले लें। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को एक साथ ले लें, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसको पूरे को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कह दीजिए आप। तो देखिए कितने भाग हुए टोटल, मैं फिर से आपको बताता हूं, इसको साफ करके वापस आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। अगर आप नीले कलर से देख रहे हैं, जो गाढ़ा नीला कलर है, गाढ़े नीले रंग से जो भाग है वो समझ लीजिए कि उसका ढलान किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। और उसके अतिरिक्त जो भी भाग बचा उसका ढलान जो है वो पूर्व की तरफ है। तो पहला रिवर सिस्टम जो है वो दिल्ली रिज है ना, दिल्ली रिज इलाका जो होता है जो है, वहां से ही उसका अपहीवल हुआ है, इसलिए वो यहां से बट गया है। अभी बताएंगे कि कैसे पहले सब एक जैसा था। ये एक सिस्टम हो गया, ये हो गया सिंधु, सिंधु नदी का इलाका हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर जो है दूसरा सिस्टम अगर बांटने पे आ जाइए तो ये गंगा का मैदान हो गया, ये पूरा गंगा का इलाका हो गया। तीसरा बांटने पे आ जाइए तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। चौथा ये नर्मदा और तापी, और पांचवा जो भी उसके बाद बचा। इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब साथ साथ आपको समझ में आ रहा है। अब सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि जितना भी गाढ़ा नीला वाला भाग है उस तरफ जो भी नदियां बहती हैं वो सब वेस्ट की तरफ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, अरेबियन सी की तरफ जाने वाली है। और जितना भी नीला, हल्का नीला वाला भाग आप देख रहे हैं वो सब बे ऑफ बंगाल में जो है वो जाती है। सवाल, प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये इस प्रकार का जो है वो रिलीफ जो है वो क्यों बना, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलीफ, ये कुछ एक चित्र मैंने दे दिया है। अलग अलग नदी घाटियां जो है, मुख्य रूप से आप इन्हें नदी घाटियों में बांट सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी का इलाका नीले में दिख रहा होगा आपको, उसके ठीक नीचे जो पीला है वो गंगा का इलाका हो गया। उसके राइट साइड में चलाइए, दाहिनी तरफ ब्रह्मपुत्र का इलाका हुआ होगा। अब ये नदियों के द्वारा बनाया गया अपना अपना बेसिन है, उसमें वही उस नदी या उसकी जो सहायक सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो प्रदेश सिंचित होता है वो उसको बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नदियों का बेसिन है, सबका नाम लिखा हुआ है। ये एक न्यूज आइटम में से मैंने, एनालिसिस आइटम में से लिया है, आपको ये बहुत काम आएगा, ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आपसे बताने के लिए ये कह रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ये इस प्रकार के नदी तंत्र क्यों ऐसे विकसित कैसे हो गए भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि इसका ढलान इधर है। इस क्यों में भी जाइए, हम थोड़ा सा इसके लिए भी प्रयास कर, मैं कोई अलग से चीज या बहुत हाई फाई नहीं बता रहा हूँ, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअली एनसीईआरटी में दी हुई है, आपकी ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है चीज। अब आप जब जाके इसको पढ़ेंगे वापस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप इसको पिक्टोग्राफिक तरीके से पहले देख लीजिए। देखिए, कहा जाता है दोस्तों कि पहले एक असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, इस बात को कृपया ध्यान से सुने सब लोग, पहले बहुत बहुत पहले मियोसीन वगैरह से भी पहले के एरिया में, पहले के समय में क्या होता था कि एक असम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक ही रिवर सिस्टम था, जिस रिवर सिस्टम जिसको शिवालिक, शिवालिक पहाड़ी तो आप सब जानते ही हैं, शिवालिक जो रेंज है वो तो आप जानते हैं, श्रृंखला। ये दूसरी बात कही जा रही है, वो जो नदी थी, ठीक है, जिसको जो जो जिसका क्षेत्र उठ के शिवालिक बन गया ना, आपको तो बता ही दिया। तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम था, ऊपर से नीचे तक एक ही सिस्टम था, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम था, असम से यहाँ तक हिमाचल तक, पूरा हिमाचल से भी आगे यहाँ तक एक नदी सिस्टम हुआ करता था, जब इस तरह का कुछ उबड़ खाबड़ चीज नहीं थी, ठीक है। पंजाब से लेकर आसाम से लेकर पंजाब तक एक ही तरह का सिस्टम था, ठीक है। और वो गल्फ ऑफ सिंध यहाँ कहीं हुआ करती थी, लोअर पंजाब के इलाके में, यहाँ पर ही गल्फ एक खाड़ी हुआ करती थी, जिसमें ये जो है वो अपना डाल दिया करती थी, सारा जो है पानी जो है इसमें जो है डिस्चार्ज कर दिया करती थी। फिर क्या हुआ दोस्तों कि तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, आप ध्यान से सुने। तीन महत्वपूर्ण जो है वो भौगोलिक घटनाएं हुई, भूगर्भिक घटनाएं हुई। भूगर्भिक घटनाएं क्या क्या हुई,
नंबर एक, पहला चीज ये हुआ कि इस जगह से ये जो बीच का जगह है, ये वाला जो इलाका है ये उठ गया, थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो, बीच का इलाका जो है उठ गया। इसके उठ जाने से जो है वो नदी सिस्टम जो है वो डिवाइड हो गया ऐसे। एक ये जो जो नदी सिस्टम था ये बंट गया, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, नदी सिस्टम का बंटवारा हो गया। किस किस के बीच नदी सिस्टम का बंटवारा हो गया? नदी तंत्र का बंटवारा किसके किसके बीच हुआ? जो एक इंडस और ब्रह्मा, यानी सिंधु सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, समझिए पूरा एक ही था पहले। तो जब पहली बार ये चीज उठा, बीच में उठ गया, दिल्ली रिज से के ऊपर का इलाका जब पहली बार जो इसका उत्थान हो गया, अपहीवल हो गया इसका, तो फिर कौन कौन से नदी तंत्र आपस में बट गए? सिंधु उधर चला गया, उस तरफ ऐसे हो गया, इस ढाल पे सिंधु बहने लगा। देखे, ध्यान से देखें जरा। हाँ, इसको एक दूसरे कलर से करके दिखाते हैं। सिंधु वाला जो सिस्टम है, ये जब बटा ऐसे बीच में से बट गया, तो सिंधु सिस्टम पूरा इस तरफ ड्रेन करने लगा, अरब सागर की तरफ, जैसा कि पहले भी हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये वाला सिस्टम मुड़ गया, ये वाला जो सिस्टम है वो अब इधर की तरफ मुड़ गया। तो जो ऐसे पानी जा रहा था, ये बीच में उड़ जाने की वजह से यहां से ऐसे आने लगा। ठीक है, यहां से जो है आगे जाना इसका संभव नहीं हो पाया, तो यहां से मुड़ के ये इस तरफ चल पड़ा। और तब पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल की जो खाड़ी की तरफ जो है इसका मुड़ाव हो गया। ठीक है, फिर यहां पर आपको याद होगा एक चीज और बताई थी मैंने, मालदा मालदा का इलाका बताया था, याद होगा आपको, कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, वो दरअसल यहां तक भी है, लेकिन बीच में एक गैप आता है। उस गैप को क्या बोलते हैं? मालदा गैप। मालदा गैप बोलते हैं। इस तरफ राजमहल की पहाड़ी है, आपके इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं, और इस तरफ गारो गारो हिल्स है ना, गारो खासी जयंतिया याद है सबको, जो बताए थे। तो ये जी सर। राजमहल राजमहल हिल्स, राइट, राजमहल हिल एक तरफ है और गारो हिल एक दूसरी तरफ है, दोनों के बीच का जो गैप है वो मालदा गैप है। तो ये जो मालदा गैप है ना, इसमें जो है डाउन थ्रस्टिंग हुई, इसकी डाउन डाउन थ्रस्टिंग हुई, तो ये पूरा एरिया जो है डिप्रेस्ड हो गया। जैसे ये एरिया नीचे गया, ये पूरा एरिया नीचे गया। एक बार वापस इसको बिगाड़ के समझाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। हाँ, ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें डाउन डाउन थ्रस्टिंग हुई दोस्तों। डाउन थ्रस्टिंग मतलब नीचे की तरफ धंसा, ये इलाका नीचे की तरफ धंस गया। जैसे ही नीचे की तरफ धंसा, वैसे जो सिस्टम था वो इधर का भी पानी यहीं गिरने लगा और इधरों का पानी यहीं गिरने लगा। इसीलिए ब्रह्मपुत्र भी उसी तरफ जा रहा है, देखिए, और गंगा का भी जो तंत्र आता है वो उसी तरफ जा रहा है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक जो है घटनाएं हैं, जिनकी वजह से आज जो हम देखते हैं, आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं, उस नदी का ढलाव किस तरफ कौन सा है, उसका जो मुख्य कारण है वो ये दो घटनाएं। और ये संजोग की बात देखिए कि ये छोटी सी चीज जो है एनसीईआरटी में भी दी हुई। तो इस प्रकार 3 नदी तंत्रों का विकास हो गया। ठीक है, सब लोग समझ गए? 3 नदी तंत्र इस प्रकार बने, जो कि पहले एक हुआ करते थे, उसमें 3 नदी तंत्र बन गए। पहला सिंधु घाटी का तंत्र हो गया, और दूसरा जो है गंगा नदी का तंत्र हो गया, और ब्रह्मपुत्र का तंत्र हो गया। यहाँ वाला जो नीचे वाला मामला है वो तो आपको ध्यान ही होगा सबको। अब आप जानते होंगे इस बात को, मैं समझता हूँ कि अब आपको याद कराने की भी आवश्यकता नहीं, कि जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत का जो नदी तंत्र है वो तो हिमालय से भी पुराना है, नहीं? सही बात है कि नहीं? हिमालयन जो नदी तंत्र है उस, हाँ, ये पूरा इलाका ही सबसे पुराना इलाका यही तो है। आपको याद होगा आर्कियन सिस्टम में और सब वहीं से बन के आ रहा है। तो जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तभी से ये सब स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, हिमालय तो आके लड़के बना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी तंत्र है, वो हिमालय नदी तंत्र जो है, ये तीनों के तीनों इनसे सबसे बहुत पुराना है। ठीक है, नर्मदा और तापी का जो आपको इलाका दिख रहा है, ये भी अब तो आप भी बता सकते हैं। मैं एक किसी से पूछता हूँ, अनूप दोस्त, जरा बताना कि नर्मदा और तापी नदियां जो है वो ऐसा क्यों है कि बाकी सब लोग इधर बह रहा है, इस तरफ जा रहा है, और नर्मदा और तापी इस तरफ क्यों जा रही है? आपके हिसाब से इसका क्या कारण होना चाहिए अनूप? अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ सर, नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी की तरफ गिरती है, उद्गम स्थल ऐसा इधर क्यों से है? होता है सर, ईस्ट साइड। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि इसका उद्गम स्थल ईस्ट साइड से होता है। ओके, ठीक है, ठीक है। आप बताइए अविनाश, कोशिश करिए आप भी। सर क्योंकि एक कारण ये है कि यहाँ पे जो
जैसा यहाँ की भौगोलिक संरचना है सर, वो क्योंकि पठारी वो ऐसी क्षेत्र होने भौगोलिक की वजह संरचना से। क्यों है? ये हमसे कौन? मुकुल को एक बार देते हैं मौका जरा। मुकुल, तोरन सवाल पे है ही, तो ही पूछे रहे हो कल की परसों जब भी क्लास हुआ रहा। मुकुल, जी सर, जो भ्रंश बताया था आपने, जो भ्रंश पढ़ा भ्रंश यहाँ पे। घाटी से, बस बस बिल्कुल सही। सब लोग ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है विंध्य और सतपुड़ा के बीच हो रहा है। विंध्य और सतपुड़ा, याद आया सबको कि यहाँ पर भ्रंश घाटी, एक भ्रंश है, यहाँ पर एक रिफ्ट फॉल्ट सर। जैसा है। तो ये इस फॉल्ट में से उस फॉल्ट का यस आप सर। बोल सब लोग सही रहे हैं, लेकिन मूल कारण पकड़ लीजिए कि भ्रंश घाटी में बहने के कारण जो है ये इस तरफ जाती है, और बाकी सब जो टिल्ट हो गया है वो इस तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ, क्षमा कीजिएगा। इसलिए बाकी सब नदियां इस तरफ बहती हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब लगभग हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत जान गए कि कौन सा किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो इसका थोड़ा आइडिया हमको हो गया। अब हम क्या देख सकते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा आप सभी को कि पूरे भारत को, जी पूछें प्लीज। सर केरल की जो नदियां हैं जैसे भरतपुजा और बैगई नदियां, वो क्यों पश्चिम की तरफ बहती हैं सर? वहां कौन सी रिफ्ट वैली है? नहीं नहीं, सोचिए ना, ये केरल की ही नदियां नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग। देखिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा सब लोग भाई। और सवाल भले ही एक ने किया है, लेकिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने कृपया। केरल ही नहीं, अगर मान लीजिए वेस्टर्न घाट, एक मिनट, हाँ, अगर वेस्टर्न घाट का लाइन ये देखते जाइए चित्र में, ये मान लीजिए पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, और ये तो जानते हैं आप लोग कि यहर वाला जो पूरा ये पोर्शन है ये टूट के नीचे गिर गया रहा है कि नहीं है? तो जो ऊंचा पोर्शन है उस पर हमने लाइन बना दी। मान लीजिए यही सबसे ऊंचा, पूरी सीरीज जो है वो सबसे ऊंची वाली है। तो इससे जो इधर की तरफ नदी बनेगी, उसके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं, वो तो समुद्र में, अरब सागर में ही जाके गिरेगी। समझ गए आप लोग? बाकी की नदियां जो यहाँ 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 पैदा होंगी वो इस तरफ आएंगी, लेकिन जो इस पैदा ही इस तरफ हो रही हैं, उद्गम ही उनका इस तरफ है, उनके पास तो और कोई रास्ता नहीं, हो तो उसी ढाल पे जाएंगी। ठीक है? तो वहां का लोकल ढाल जो है वो उस तरफ ही है, सागर की ही तरफ है, इसलिए उधर जाती है। आगे सर बढ़े। एक सवाल और था। सर एक हाँ सवाल पूछिए और था। पूछिए। सर जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है कि अंबाला में जल विभाजक रेखा है जो नदियों को डिवाइड करता है, सर क्या हाँ इसी की बात हो रही है? बिल्कुल, जो हम और सर आप बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं आप। जो हम बात कर रहे हैं, हम और वाटर डिवाइड बोलते हैं उसको। एक मिनट, हम जो आप और आप मिलकर जो बात कर रहे हैं कि ये जो हमने जो आपको बताया कि एक लाइन खींच लो, ये जो ये देख रहे हैं जो ये, एक मिनट हाँ, ये जो रेखा जो गाढ़ा नीला और हल्का नीला के बीच की रेखा है ना, अच्छा होगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बिटिया। सब लोग ध्यान रखिए इस चीज को, कितना बढ़िया प्रश्न है। जरा देख लीजिए कि क्या इस लाइन पे, ये जो लाइन जा रही, इस पे कोई मुख्य शहर है क्या? बड़ा अच्छा होगा। इसकी आपका होमवर्क एक हो गया, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज को। ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं। अंबाला जैसे उसने बता दिया कि हाँ भाई अंबाला पे जो है वहां से जल विभाजक है, तो ऐसा कोई और महत्वपूर्ण शहर है क्या? ऊपर से नीचे तक कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर है जो वाटर डिवाइड है उसके ठीक ऊपर लोकेटेड है? जो कि पहले, ध्यान से सुने कि इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि शहरों की, वो शहर क्यों विचित्र हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। ऐसा शहर जो इस लाइन पे होगा, जो इस ऊंचे ढाल पे होगा, जहां से एक तरफ उधर एक तरफ इधर जा रहा है, वो क्यों विचित्र और अनोखा होगा? वो इसलिए होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम शहर कहाँ बसते हैं, गांव कहाँ बसते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ बसते हैं? नदियों के किनारे, है ना? न कि ऐसी जगह पे जहां पर नदी के आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है? तो क्या नॉर्मली इस पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि उस क्षेत्र में, अभी एक मैप कोई देखते हैं उसमें आपको पता लगेगा कि उस क्षेत्र में कौन कौन से शहर, क्या शहर आते हैं, शहर आते हैं तो किस प्रकार आते हैं, वहां जल संसाधन की क्या स्थिति है, वहां पर जो है वाटर टेबल की क्या स्थिति है, वहां से नियरेस्ट जो बड़ी रिवर है वो कौन सी है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का जल्दी से। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको, फिर हम ब्रेक के बाद वापस इस चीज को लेंगे। तो कौन सी नदी में कितनी जनसंख्या का घनत्व है, क्या है, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी का, जो है सबसे महत्वपूर्ण नहीं, जो करंट में हमेशा झगड़ा लड़ाई होता रहता है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच, इसलिए पहले मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जल्दी से 3 मिनट में बता देता हूँ। फिर ब्रेक लेंगे, फिर एक एक नदी का उद्गम मैं आपको बता दूंगा, ट्रेस करवा दूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों
कि जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइन हुआ था, ये सितंबर 1960 में साइन हुआ था, ठीक है, समझौता जो है सिंधु घाटी समझौता, सिंधु नदी समझौता जो है भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 में। ये सब आपके लिए ही बनाया है, तो फर्जी नोट करने में समय न बर्बाद कीजिएगा, ये आपके पास रहेगा सब। दूसरी चीज महत्वपूर्ण समझने की कि उसके 60 साल पूरे हुए हैं 2020 सितंबर में, 2020 सितंबर में उसके 60 ईयर्स पूरे हुए हैं पिछले ही साल, और उस पर बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया भी था, तो सतर्क रहिएगा कहीं आ ना जाए। श्री नेहरू जी, अयूब खान और वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिस्टर रिलीफ, ये लोग वहां पर मौजूद थे, 3 लोग साइन किए थे उस पर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये हुआ था। जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान को दिया गया, और ठीक है, और रावी, ब्यास और सतलुज ये इंडिया के हिस्से में दिया गया। कुल मिलाकर 80% जो है वो पानी का जो वो है परसेंटेज उधर चला गया, 20% ही भारत के। इसलिए बहुत बहुत समय समय पर लोग आलोचना करते रहे हैं कि क्या फायदा है इसको, जो है इस घाटे में है हम लोग, ऐसा ऐसा करके बात होती रहती है। याद रखिएगा अगले पॉइंट को, सलाल डैम, बगलिहार डैम और किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये बहुत झगड़ा इस पे हुआ है, आपने सुना भी होगा गाहे बगाहे, मैं एकदम श्योर हूँ इस बात को लेकर। ये किशनगंगा वाले को तो बहुत उठाया था पाकिस्तान ने, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी ले गए थे, मुझे ध्यान आ रहा है इंटरनेशनल, लेकिन हमारे हक में फिर फैसला आ गया था, ठीक है। वो एक एक्चुअली वो भारत सिर्फ ये कर रहा है कि हम तुम्हारा पानी नहीं खत्म कर रहे हैं, पानी को ऐसा मोड़ के सिर्फ अपने बिजली उत्पादन के लिए यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, पानी आपको वापस मिल जाएगा सारा, पानी का सिर्फ हम थोड़ा उपयोग किए ले रहे हैं उसके ग्रेडियंट का, इतनी सी बात, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक में भी उठाया, सब जगह अलग अलग उठाता रहा, लेकिन जो है कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो, यहाँ तक कि उनकी सेना ने इस वाले प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, परेशान करने के लिए जो है बहुत सारा फायरिंग वायरिंग भी किया था, लेकिन अंत में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने फिर मई 2018 में जो है इसका उद्घाटन कर ही दिया, ठीक है। तो अपना जो है ये प्रोजेक्ट आ गया है, अपने अस्तित्व में आ गया है, और फिर उसके बाद बहुत सारी मीटिंग वूटिंग चलती रहती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाकलदुल और लोअर कलनाल, ये सब शब्द आ रहे हैं, देख लीजिएगा कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण है ये। इसमें एक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व का चीज है, इस बात को समझ लीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी में यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज नहीं है, यानी उन दोनों, इंडिया और पाकिस्तान अपने आप चाह के उससे भाग नहीं सकते कि हम नहीं मानते, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते चाहे जितना खराब हो जाए, इससे भारत भाग नहीं सकता, पाकिस्तान भाग नहीं सकता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी ब्रेक के बाद फिर वापस इसको लेते हैं, जल्दी से जो ब्रेक किया तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, आपका क्लास है 8 बजे से, इसलिए फटाफट करके इसको खत्म कर देते हैं।